देखो हम लोगों ने ना कल कल कोऑपरेटिव्स खत्म किए थे, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंकिंग खत्म किया था, ठीक है। सो कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, ओके, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल। एंड एग्रीकल्चरल में भी पहले आएगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हमने देखा था स्टेट कोऑपरेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स, ठीक है, एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये रूरल लेवल पे, ठीक है, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज वहाँ के लिए। उसका हर एक का मीनिंग देख लिया था हम लोगों ने। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनबीएफसीज, ओके। पहली बात आपको ये समझनी होगी कि एनबीएफसीज आर आल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, इसका देखो बैंकिंग काम नहीं, मतलब बैंक के ऑपरेशंस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। if they are managing the assets, if they are managing the money, so such institution is called as a financial institution, an institution that deals with the money, okay। आया समझ में? A non-banking financial company, that is NBFC, is a company registered under Companies Act 1956 and engaged in the business of loans and advances. Actually अगर suppose 2013 के बाद में अगर जो भी कंपनी रजिस्टर हुई होगी वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुई होगी, ओके। आ रहा है समझ में? सो जरूरी नहीं है कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर ही रजिस्टर हो, ठीक है, बिकॉज दिस एक्ट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। यहाँ पे आउटडेटेड चीज दी हुई है ये, ठीक है। एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट दिस इंस्टीट्यूट का एफर्ट। हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा अपडेटेड चीजें होती है, ठीक है, हम लोगों को अपडेट्स पढ़ने पड़ते हैं। वी स्टडी, ऐसा समझो कि सीएस वाले बच्चे ना लाइफ टाइम स्टडी ही करते हैं। आ रहा है समझ में? स्टडी ही करते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आती रहती है, कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है, ठीक है। सो ऐसा नहीं देना चाहिए इन्होंने। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, अभी बहुत ध्यान से सुनो कि कहाँ पे ये लोग एंगेज होते हैं, ठीक है। लोन्स और एडवांसेस देने में एंगेज होते हैं। एसेट्स एक्विजिशन में, एसेट्स में आएगा फिर शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है। ये एक्विजिशन कंपनीज होती है। अक्वायर करना मतलब क्या? बोरो, या बोरो नहीं करना, अक्वायर करना मतलब उनके पास से ले लेना, खरीदना, ठीक है। अक्वायर करना मतलब क्या? खरीदना। एसेट्स आर अक्वायर्ड, गुड्स आर बॉट, ठीक है। हम लोग गुड्स को खरीदते हैं, गुड्स को हम लोग परचेज करते हैं, सॉरी, और हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं। दोनों में डिफरेंस है, समझ लो। सिक्योरिटी इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, ऑफ अ लाइक नेचर। चाहे वो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे ही कोई सिक्योरिटीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है, या फिर गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रही है। आपको पता है गोल्ड बॉन्ड्स क्या होती है, क्या होते हैं? लेट मी टेल यू क्या होते हैं गोल्ड बॉन्ड्स। सी, क्या होता है ना कि इंडियन सेंटिमेंट्स, या फिर इंडियन इंडियंस का बिहेवियर पैटर्न क्या है पता है खरीदने का, गोल्ड खरीदने का, कि दे डू नॉट परचेज गोल्ड फॉर इंक्रीज इन द एसेट वैल्यू। वो गोल्ड परचेस इसलिए करते हैं कि दैट शुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। द इमोशंस आर अटैच्ड टू द गोल्ड। आ रहे समझ में? सो इमोशन होके वो गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन सरकार क्या बोलती है कि तुम एक काम करो, देखो तुम लोग गोल्ड खरीदोगे, तुम्हारा स्टोरेज का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, चोरी होने के चांसेस है, ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रहा है। तो उससे बेटर है कि तुम गोल्ड, फिजिकल गोल्ड खरीदने से बेटर है कि अब तुम लोग गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो ना गवर्नमेंट के। अब ये क्यों होता है कि सर गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है कि गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड हम लोग फिजिकल में खरीदेंगे या गोल्ड बॉन्ड्स में खरीदेंगे, गवर्नमेंट का क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है गवर्नमेंट का। अगर सपोज तुम लोग फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदोगे, तो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो ट्रेजरी है, ठीक है, वो ट्रेजरी गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स ये इंक्रीज होंगे इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। गोल्ड रिजर्व्स ये क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में दिखेंगे, बहुत ज्यादा दिखेंगे। इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा 1 रुपए का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा?
वैल्यू इंक्रीज होगा। आया समझ में? इंटरनेशनल मार्केट में बिकॉज गोल्ड द reserves of golds are also one of the factors determining the international market price of the 1 rupee. Okay, so ऐसे सिक्योरिटीज में डील करने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज होती है। सो दे आर टू बी कॉल्ड एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसी कंपनीज जो बैंकिंग ऑपरेशंस नहीं करके दूसरे ऑपरेशंस करती है, लेकिन वो फाइनेंशियल ऑपरेशंस करती है। ऐसा नहीं है कि मिल्क मैन्युफैक्चरर एक एनबीएफसी है, इसको हम लोग ऐसे रिगार्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड एनबीएफसी। सिंपल। फॉर एग्जांपल लीजिंग, हायर परचेस, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट फंड बिजनेस, but does not include any institution whose principal business is that of the agricultural activity. Okay, industrial activity, purchase and sale of goods other than securities. ठीक है, और providing any services or sale, purchase, construction of immovable properties. Immovable मतलब क्या? घर वगैरह खरीदते हैं ना हम लोग, ठीक है, that is called as an immovable property. A non-banking institution which is a company and has a principal business of receiving deposits under any scheme or arrangement in one lump sum or in installment by way of contributions or in any other manner is also known as a NBFC, residuary NBFC. Okay. या फिर हम लोग NBFC उसको भी बोल सकते हैं जिसका प्रिंसिपल बिजनेस, ओके ध्यान से सुनो, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ये डिपॉजिट रिसीव करना है। ठीक है, क्योंकि देखो बैंक्स का मेन बिजनेस क्या होता है? डिपॉजिट को रिसीव करना, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। दिस इज व्हाट अ बैंकिंग ऑपरेशन मींस। बेसिक मींस ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन यही है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, लोन को ग्रांट करो। ठीक है, लेकिन एमबीएफसी या फिर रेसिडियरी एनबीएफसी हम उसको बोलते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट है, लेकिन कोई स्कीम के अंडर, ओके, कोई स्कीम के अंडर या फिर कोई लमसम इंस्टॉलमेंट्स में। द बेस्ट एग्जांपल इज म्यूचुअल फंड्स। क्या करता है म्यूचुअल फंड्स? आपके पास से पैसा लाता है ना, ओके, पैसा तो लाते हैं, लेकिन अंडर एनी स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड या तो हम लोग इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं या तो हम लोग लमसम पे कर सकते हैं। एसआईपी लमसम याद आया क्या? हमने म्यूचुअल फंड्स पढ़ते हुए देखा था। So such company can also be called as a residuary non-banking financial company. लेकिन म्यूचुअल फंड आर नोन एज म्यूचुअल फंड हाउसेस, ओके, म्यूचुअल फंड कंपनीज, या फिर उसको हम लोग एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ओके, और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एसेट मैनेज करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एयूएम, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका है ना फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। इसके लिए मैं जो भी बताता हूँ क्लास में बहुत ध्यान से सुना करो। ओके, नेक्स्ट इज, अभी रुचिका हुई थी ना ऐड, चली गई क्या? चलो ठीक है। NBFCs lend and make investments and hence their activities are akin to that of the align है actually ये, ठीक है, are aligned to that of the banks. However, there are few differences as given below. ठीक है, banks डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, NBFC डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। NBFCs do not form part of the payment and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. ठीक है, मतलब क्या कि NBFC कोई भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में सेटलमेंट या पेमेंट सिस्टम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं किसी एनबीएफसी को बोल रहा हूँ कि मेरे बिहाफ पे ना जानवी को दे दो पैसा, ठीक है, तो ये एनबीएफसी ऐसा नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मैं मेरी बैंक को बोलता हूँ, ठीक है, मैं मेरी बैंक को बोलता हूँ कि ना भैया बैंक एक काम कर, मुझे ना जानवी के पास से मैंने गुड्स खरीदे हैं, उसको मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर दो, तो बैंक ये कर सकती है, लेकिन एनबीएफसी ये कर नहीं सकती। ओके, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो कैनॉट इशू चेक्स ऑन ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। मतलब क्या कि मैं बोलूंगा बैंक को कि मेरे पास एक चेक है, ठीक है, मुझे पॉसिबल नहीं है बैंक को जाना, ठीक है, और मैं मेरे भाई को बोलता हूँ कि भाई ये ले, ये चेक ले, मैंने खुद के ऊपर ड्रॉ किया है, ये चेक जाके डिपॉजिट करवा के आ मेरी बैंक में, ठीक है, और इन कैश करवा के आ ये चेक, तो वो करवा सकता है। तो मैं उसको कौन सा चेक दूंगा? बेरर चेक दूंगा। ओके, अभी आप इतने छोटे नहीं हो कि मैं आपको अलग अलग फॉर्म ऑफ चेक बताऊं,
ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आपके मॉम डैड से पूछो कि कौन से टाइप के चेक्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है, एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। ये ना बहुत ही हाई लेवल वाली चीज दी है, ऐसा कॉपी पेस्ट किया है, इतना खतरनाक कॉपी पेस्ट किया है ना, इसका कोई बेसिक क्रिएटेड नहीं है। क्योंकि पता है कि आप लोगों को पहले ये मुझे बताना पड़ेगा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी या फिर डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये क्या होता है। DICGC is not available to depositors of NBFCs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब है ना बैंक में जाते हो ना, ठीक है, तो आपके बैंक के आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट, देखो ऑब्वियसली आप लोग अगर 100-200 रुपए डिपॉजिट करोगे तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, आप लोग अगर सपोज 2 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर डिपॉजिटिंग योर 2 करोड़ रुपीज इन टू द बैंक, सो बैंक गिव्स यू द फैसिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, कि भैया अगर कल उठ के अगर तेरा 2 करोड़ का कुछ मिसिंग हो गया, कुछ हम लोगों से अगर गलती हो गई या फिर बैंक अगर डूब गई, तो इंश्योरेंस तेरा निकला हुआ है और इंश्योरेंस अगेंस्ट योर डिपॉजिट्स, यू विल बी प्रोवाइडेड इंश्योरेंस अगेंस्ट योर डिपॉजिट्स, ओके, कि तेरा पैसा तेरा एकदम सेफ रहेगा, ठीक है। सो एनबीएफसी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसी की वजह से इनको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा एनबीएफसी के कस्टमर्स को, एज सिंपल एज दैट, ओके। अभी अलग अलग टाइप की एनबीएफसी कौन सी है। NBFCs are categorized in terms of types of liability, deposits, non-deposits, okay, by their size into systematically important and other non-deposit holding companies such as NBFC, NDSI, non-deposit holding institutions, and NBFC, ND, and C by the kind of activity they conduct. Within this broad categorization, the different types of NBFCs are follows. ठीक है, ये ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जैसे लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस मिलता है क्या डिपॉजिट के अगेंस्ट। मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं कि लोन अगेंस्ट एफडी, मतलब आपने अगर सपोज एफडी करवाई हो और अगर आप लोगों को कोई लोन चाहिए, अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल 50 लाख की एफडी करवाई है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आप लोग लोन बोरो कर सकते हो, दिस इज ट्रू, कि इसके अगेंस्ट आप लोग, क्योंकि ये आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी है, ठीक है, आपकी एक कोलैटरल सिक्योरिटी है, ठीक है, कि आपको इसके अगेंस्ट में लोन मिल सकता है। सो वैसे ही इंश्योरेंस मिलता है क्या डिपॉजिट के अगेंस्ट। डिपॉजिट के अगेंस्ट हाँ मिलता है इंश्योरेंस, लेकिन आपका डिपॉजिट उतना क्वालिफाई होना चाहिए, उतनी अमाउंट के लिए आपका डिपॉजिट क्वालिफाई होना चाहिए। आया समझ में जानवी, ओके। सो एनबीएफसी आप लोगों को सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज के हिसाब से टाइप्स ढूंढने हैं, ठीक है, डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट, ओके, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। सो लेट्स गो इनटू दिस एसेट फाइनेंस कंपनी। अभी एसेट फाइनेंस कंपनी क्या होती है ये एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट दिस, एक्चुअली मैंने ये गूगल क्रोम ओपन नहीं करके रखा था। देखो अभी है ना, ये एनबीएफसी पढ़ने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि ना उसका जो मीनिंग होगा, ठीक है, मतलब जो ये मीनिंग, इसका जो मीनिंग होगा एसेट फाइनेंस कंपनी, इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, ओके। एसेट फाइनेंस कंपनीज के नाम से आप लोग पहचान सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनीज के नाम से पहचान सकते हो, लोन कंपनीज के नाम से पहचान सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी, उसमें उसके नाम में ही उसका क्या है, जस्ट मीनिंग छुपा हुआ है, सिर्फ उसका क्राइटेरिया हम लोगों को देखना है, ओके। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ओके, ये पढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेट फंड, ओके, नेट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमएफआई, फैक्टर्स के लिए अलग, ठीक है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ओके, ऐसे अलग अलग टाइप्स की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। सो मैं अभी पहले फाइंड आउट करता हूँ कि ऐसे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। चलो स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी आपको। प्रोसीजर, कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, ये काम का नहीं हमारा, ठीक है। हाँ, कैटेगरीज ऑफ टाइप ऑफ एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग, ठीक है। 10 टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज इन इंडिया, ओके। एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये सारे के सारे दिया हुआ है। मैं काम करता हूँ, ये पूरा नहीं आएगा, मैं इसको ग्रुप पे पोस्ट कर दूं क्या? मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो मिल रहा है क्या? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। Okay, assets supporting economic activity and income arising therefrom not less than 60% of its total assets and total income respectively. ऐसी कंपनी, इन शॉर्ट ऐसी कंपनी जिसका मोर देन 60% रेवेन्यू ये एसेट मैनेजमेंट से आता है, एसेट को फाइनेंस करने से आता है, ठीक है। मतलब उसका जो टोटल एसेट्स है, ठीक है, और टोटल इनकम्स है, वो कहाँ से आ रहे हैं? एसेट को फाइनेंस करने से आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ एसेट फाइनेंस कंपनी। हम लोग एक एक देखेंगे, पहले मॉड्यूल में देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होगा कि ऐसी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है। फिर वो कंपनी शेयर्स में भी डील करेगी, ठीक है, डिबेंचर्स में डील करेगी, ठीक है। उसके बाद में अंडर एज एन अंडर राइटर काम करेगी। अंडर राइटर कौन होता है पता है आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में कंपनी बॉन्ड्स खरीदेगी अलग अलग, ठीक है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही इन्वेस्ट करना है, ओके। हम लोग इसके एग्जांपल भी देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कंपनी। नेक्स्ट इज लोन कंपनी। लोन company means any company which is financial institution carrying on its principal business for providing the finance whether by making loans or advances or otherwise for any activity other than its own business but does not include any asset finance company, ठीक है। लोन कंपनी ये कंपनी है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन को ग्रांट करना है, ओके। लोन्स एंड एडवांसेस को ग्रांट करना है, खुद खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए दूसरों को फाइनेंस प्रोवाइड करना है। लेकिन इस लोन कंपनी में एसेट फाइनेंसिंग नहीं होगा, बिकॉज एसेट फाइनेंसिंग के लिए कौन सी कंपनीज है? एसेट फाइनेंस कंपनीज, सिंपल, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनीज is a non-banking financial company which deploys it at least 75% of its total assets, ठीक है, at least 75% of its total assets in infrastructural loans, has a minimum net owned fund of rupees 300 crores, ठीक है, and has a minimum credit rating of A or equivalent and CRAR of 15%, ठीक है। CRAR एक्चुअली ये क्रेडिट रेटिंग होगा, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनीज की। सो क्रिसिल का जो फॉर्मेट है क्रेडिट रेटिंग का, ठीक है, आपको दिखाता हूँ।
की रेटिंग्स कहाँ गई? ये देखो, ट्रिपल ए रेटिंग, हाईएस्ट सेफ्टी, ये देखो, ठीक है, ट्रिपल ए रेटिंग, हाईएस्ट सेटिंग, हाईएस्ट सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स विद दिस रेटिंग्स आर कंसिडर्ड टू हैव द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी। ठीक है, डबल ए उससे थोड़ा कम, सिंगल ए उससे उससे और थोड़ा कम। ठीक है, तो इस तरीके से ये रेटिंग्स दी जाती है क्रिसिल की तरफ से। क्रिसिल इज द बिगेस्ट रेटिंग कंपनी है। सो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी हम लोग उसी कंपनी को बोलेंगे जिसका 75% ऑफ द टोटल एसेट्स आर एंगेज्ड। मतलब अगर सपोज उसको उसके पास 100 रुपीज होगा तो 100 रुपीज का 75% पोर्शन, दैट मीन 75 रुपीज, मोर देन हाफ, मतलब मोर देन 50% उसके एसेट्स किस में लग रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चरल लोन्स देने में लग रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि उसका नेट ओन्ड फंड्स, मतलब खुद के ही 300 करोड़ के फंड्स है। ठीक है, रेज किए हुए नहीं, रेज कितना भी कर सकते हैं, लेकिन खुद के उनके एटलीस्ट कितने फंड्स है? 300 करोड़ के फंड्स है। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने ए रेटिंग लिया हुआ है। ओके, कि उन्होंने कौन से भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से ए रेटिंग लिया हुआ है या फिर उससे इक्विवेलेंट रेटिंग लिया हुआ है। हाँ ठीक है, और सी आर ए आर वो बताना है ना मुझे आपको। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ओके, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वहां पे लिख दो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए? 15% होना चाहिए। ठीक है, और सी आर ए आर का फुल फॉर्म क्या है? कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। ठीक है, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ठीक है, तो सी आर ए आर 15% का होना चाहिए। तो 4 क्राइटेरियाज है इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज के लिए। ओके, ये चारों क्राइटेरिया फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ठीक है, is an NBFC carrying on the business of acquisition of shares and securities which satisfy the following condition। ठीक है, मतलब ये भी एक एक्विजिशन वाली ही कंपनी है। ठीक है, ये भी एक एक्विजिशन वाली कंपनी है, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि इट होल्ड्स नॉट लेस देन 90% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डेट और लोन्स ऑफ ग्रुप कंपनीज। ठीक है, मतलब कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ठीक है, सो ऐसी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का दिस अ ग्रुप ऑफ कंपनीज ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप। ठीक है, सो ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज के 90% एसेट्स, एटलीस्ट 90% है, इसके 90% एसेट्स इसने यहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। ओके, its investment in equity shares including instruments compulsorily converted into equity shares within a period of not 10 years from the date of issue in a group constitute not less than 10% 60% of its total asset। ठीक है, मतलब ये 90% का तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कंपलसरी है, तो इन 90% में से 60% क्या होना चाहिए? कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर डिबेंचर्स वगैरह कुछ अगर यहाँ पे एक्वायर किए उन्होंने, ठीक है, ये वाली सिक्योरिटीज अगर एक्वायर की है तो इनका मैच्योरिटी डेट होता है। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो ये मैच्योरिटी के बाद में कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? वो मिनिमम 10 ईयर्स के होने चाहिए। ओके, मिनिमम 10 ईयर्स के, नॉट एक्सीडिंग बोला है, दैट मीन्स मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 10 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, विद इन द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ऐसी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है। अभी ये इक्विटी शेयर्स कैसे होने चाहिए कि वो डिबेंचर से ट्रांसफर, मतलब दूसरे सिक्योरिटीज से वो कन्वर्ट होके इक्विटी होने चाहिए। ठीक है,
आपको पता होगा कि कंपनीज है ना, किसी से अगर कुछ बोरो करती है ना, बोरोड कैपिटल, तो वो है ना उनको ऑप्शन देती है कि आपको है ना बोरोड कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन मेच्योरिटी के बाद में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कन्वर्ट करने के हमारे इक्विटीज में, क्योंकि बोरोड में आप लोग हमारे क्रेडिटर रहोगे, लेकिन इक्विटीज में आप लोग कंपनी के ओनर्स रहोगे। इसका मतलब है आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे वहां पे, लेकिन रिस्क भी हाई रहेगा। ठीक है, सो रिस्क टू रिटर्न रिवॉर्ड रहेगा, वो भी बहुत ही सोच समझ के लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं वहां पे। तो ये ग्रुप कंपनीज के ऐसे कन्वर्टेड शेयर्स, ठीक है, ऐसे कन्वर्टेड सिक्योरिटीज कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 60%, मतलब एटलीस्ट 60% होने चाहिए। ठीक है, इट डज नॉट ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट इन शेयर, मतलब वो डेली उनका ट्रेडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए शेयर्स में। ठीक है, वो सिर्फ एक्वायर करते हैं शेयर्स, उनका ट्रेडिंग नहीं है कि चलो आज ये शेयर खरीदा वो बेच दिया, ये शेयर खरीदा वो बेच दिया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यार मैं ना आपको अभी दिखाता था, बट लेट मी सी है क्या अवेलेबल, मनी कंट्रोल। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना कोई भी कंपनी के, लेट मी शो, कंपनी का जो होल्डिंग्स है, ठीक है, ये देखो। ठीक है, प्रमोटर्स के पास इतना पैसा है, ठीक है, अभी पैसा तो है नहीं एक्चुअली, इतना ही है। ठीक है, प्लेज में उन्होंने इतना रखा है, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो एफ आई आईज है, ठीक है, एफ आई आईज है, एफ पी आईज है, देखो इनका कितना हायर होल्डिंग है। ठीक है, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ये ट्रेड नहीं कर पाते। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आज यस बैंक के शेयर खरीदे, मॉड्यूल ही दिख रहा है, अब दिख रहा है देखो, सर मॉड्यूल दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है। अभी आया ना। ठीक है, हाँ तुम देखो, मैं यहाँ पे एक कंपनी ली हुई है, ठीक है, यस बैंक कंपनी ली हुई है, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक, एफ आई आई टोटल डी आई आई जो है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं पता है क्या, ये पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ट्रेडिंग नहीं करते कि आज है ना यस बैंक खरीदा कल उठ के यस बैंक बेच दिया। ठीक है, दे आर नॉट रिटेल इन्वेस्टर, इन शॉर्ट अगर मैं प्रॉपर वर्डिंग यूज करूं इन फाइनेंशियल लैंग्वेज, तो दे आर नॉट रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, सो ये क्राइटेरिया उन्होंने मीट करना चाहिए। डी क्राइटेरिया क्या, इट डज नॉट कैरी ऑन एनी अनदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, रेफर टू सेक्शन, वो जो भी है उनका सेक्शन, आपको इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, गारंटीड बता रहा हूँ, आपको इतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद इट्स एसेट साइज इज 100 करोड़ एंड अबव, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए इसका एसेट साइज। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आपको ज्यादा याद किसका रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनीज का रखना है। ठीक है, कि उनको ए रेटिंग होने चाहिए, 75% एसेट्स होने चाहिए, 300 करोड़ का उनका ओन्ड फंड होना चाहिए, सी आर ए आर दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका 15% का होना चाहिए। ठीक है, तब वो कंपनी क्या कहलाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी कहलाएगी। और ये सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, उसके ये सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है, 90% टोटल इसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, एसेट साइज उसका 100 करोड़ का होना चाहिए, एंड ये पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट करने चाहिए। ओके, मतलब ये पब्लिक से फंड एक्सेप्ट करने की इजाजत है। ठीक है, लेकिन नॉट बैंकिंग टाइप वाले, हाँ, ठीक है, बैंकिंग टाइप वाले नहीं, लेकिन अंडर एनी स्कीम, ये याद रखो कि किसी भी एक स्कीम के अंडर वो पब्लिक से फंड्स को रेज कर सकते हैं। सिंपल। इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी तो हो गया, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेट फंड है। ओके, मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने वो शेयर कर दिया है। ठीक है, हाँ,
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप डेट फंड कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनबीएफसी टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रेज रिसोर्सेज थ्रू इशू ऑफ रुपी और डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज के बॉन्ड्स इशू करते हैं ऑफ मिनिमम 5 years मेच्योरिटी। ओके, देखो मैंने आज ही है ना 12th वाले बच्चों को पढ़ाया है कि जो नॉर्मल कंपनीज होती है, ठीक है, नॉर्मल कंपनीज अपने डिबेंचर्स कितने सालों तक इशू कर सकती है, 10 सालों तक, ठीक है, मैक्सिमम 10 years तक इशू कर सकती है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेट कंपनी, ठीक है, 30 सालों तक का उनका मैक्सिमम पीरियड दिया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में उनका 30 years के मेच्योरिटी के भी वो लोग इशू कर सकते हैं। ओनली इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी, फाइनेंस कंपनी कैन स्पॉन्सर आईडी एनबीएफसी, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी इसको स्पॉन्सर कर सकती है, ठीक है। तो अभी उन्होंने फॉलोइंग क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए कि लोन डिसबर्समेंट, ठीक है, कितना होना चाहिए, रूरल हाउस होल्ड एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, ठीक है, या फिर अर्बन या फिर सेमी अर्बन में 1,60,000 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे उनके पास बोरोवर्स होने चाहिए, लोन जो अगर वो डिसबर्स कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसे बोरोवर्स को ही लोन डिसबर्स करना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000 इन द फर्स्ट साइकिल, ठीक है, एंड 1 लाख इन द सब्सिक्वेंट साइकिल्स। एक ही बंदा अगर बार बार लोन दे रहा है तो पहली साइकिल में 50,000, ठीक है, सेकेंड साइकिल में 1 लाख। टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर डज नॉट एक्सीड 1 लाख, ठीक है। सो जिसने अगर 1 लाख रुपीज बोरो किए तो उसने पहले वाले पे करने चाहिए, ठीक है, वो डेट में नहीं होना चाहिए, वो जो भी बोरोवर होगा। ओके, टेन्योर ऑफ द लोन डज नॉट बी लेस देन 24 months, मतलब एटलीस्ट 2 सालों का, और अमाउंट शुड नॉट बी 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विदाउट पेनल्टी। 2 years मिनिमम और अमाउंट नॉट मोर देन 15,000। लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलैटरल, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस कंपनी है वो डेट फाइनेंस के लिए कोई भी कोलैटरल नहीं लेगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं ना पैसा, वो तो डेट फाइनेंस है ना, डेट को फाइनेंस करने के लिए है ये कंपनी, ठीक है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन्स गिवन फॉर इनकम जनरेशन इज नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल लोन्स गिवन बाय म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, नहीं, ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, aggregate amount of loan given for income generation is not less than 50% of the total loans given by माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये डेट फाइनेंसिंग के लिए जितना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने दिया है उससे 50% ज्यादा नहीं, लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर सपोज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने अगर 100 रुपीज दिया होगा, ठीक है, तो इसका 50% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 50 रुपीज से ज्यादा ही होना चाहिए। आया समझ में, जो हम लोगों ने लोन ग्रांट किया है। एंड लोन इज रिपेबल ऑन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑन अ चाइज ऑफ बोरोवर, ठीक है। जैसे बोरोवर चाहता है वैसे उसको वीकली भी पे कर सकता है, ठीक है, मंथली भी पे कर सकता है, ठीक है, या फिर रातों रात भी पे कर सकता है। सो ऐसे क्राइटेरिया उनके पास अवेलेबल है। ओके, फैक्टर्स वाली कंपनी क्या होगी, फाइनेंसिंग फॉर फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका जो नेट एसेट है वो